आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र और तीसरा दिन खास रहा। एनडीए अपनी पहली स्पीकर की परीक्षा में पास रहा और इस तरह ओम बिरला लगातार दूसरे कार्यकाल में अध्यक्ष चुन लिए गए, जिसके बाद जीवंत लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर सामने आई। अपने पद की तरफ बढ़ते ओम बिरला और उनके आसन तक ले जाते प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष राहुल गांधी। प्रधानमंत्री से पहले राहुल गांधी हाथ मिलाते हैं और फिर देखिए लोकसभा में दोनों नेता आगे बढ़ते हैं। विपक्ष जिस तैयारी के साथ आया था वो भी साफ दिखा। बारी बारी से विपक्ष के सभी लीडर्स ने अध्यक्ष चुने गए ओम बिरला को बधाई तो दी, लेकिन साथ साथ अध्यक्ष पद पर रहते उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता की अनिवार्य शर्त भी याद दिला दी। लेकिन वो तस्वीर जो अगले 5 साल का खाका पेश करती है वो सामने आना बाकी था और इसकी शुरुआत हुई अध्यक्ष ओम बिरला के ही संबोधन से, जिसके बाद सदन के भीतर और बाहर जमकर हंगामा हुआ। देखिए सौहार्द और घमासान तय 5 साल का प्लान। आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे। We are confident that by allowing the opposition to speak, you will do your duty of defending the Constitution of India. आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा न हो। भारत पर श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा तानाशाही थोप दी गई। इमरजेंसी के दौरान भारत के नागरिकों के अधिकार नष्ट कर दिए गए। संविधान 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र में जोरदार हंगामा जारी है। सत्ता पक्ष पर विपक्ष दोधारी तलवार की तरह आक्रामक है। संदेश साफ है कि इस बार सरकार को जवाब देने से विपक्ष पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि इस बार जनता ने विपक्ष को मजबूती के साथ संसद में भेजा है। संसद में हंगामा तो पहले दिन से शुरू हो गया था, लेकिन स्पीकर पद को लेकर छिड़ी रार ने इसे और बढ़ा दिया। विपक्ष डिप्टी स्पीकर की मांग पर अड़ा था, लेकिन जब सत्ता पक्ष की तरफ से इस पर सीधा जवाब नहीं मिला तो स्पीकर पद के लिए अपने उम्मीदवार के सुरेश को मैदान में उतार दिया। जब स्पीकर पद के चुनाव की बारी आई तो एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला को ध्वनिमत से लोकसभा का स्पीकर चुन लिया गया। I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. हालांकि विपक्ष ने मतदान की मांग की थी, उनके उम्मीदवार के सुरेश थे, लेकिन प्रोटेम स्पीकर ऋतुहरि महताब ने यह मांग खारिज कर दी। Shri Om Birla is declared elected as the Speaker of this House. हालांकि स्पीकर पद पर चयनित होने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी उन्हें असंदी तक छोड़ने आए। दोनों नेताओं ने स्पीकर से हाथ मिलाया और उन्हें बधाई दी। मुझे विश्वास है आदरणीय अध्यक्ष जी, आप तो सफल होने ही वाले हैं, लेकिन आपकी अध्यक्षता में यह 18वीं लोकसभा भी बहुत सफलतापूर्वक देश के नागरिकों के सपनों को पूर्ण करेगी। मैं फिर एक बार आपको इस महत्वपूर्ण दायित्व के लिए हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। वहीं नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी ओम बिरला को स्पीकर चुने जाने पर बधाई दी। साथ ही ये अपील भी की कि विपक्ष की आवाज को इस सदन में प्रतिनिधित्व दिया जाए। The question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. So the idea that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the Constitution of India. उधर अखिलेश यादव ने कहा कि निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। हम सबकी अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज न दबाई जाए।
साथ ही मुस्कुराते हुए ये भी साफ कर दिया कि इस बार विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश न की जाए। अंकुश विपक्ष पर ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष पर रहे और सरकार के दबाव में सदन को चलाने की कोशिश न करे। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। 10 साल के बाद ये पहला मौका है जब विपक्ष मजबूती के साथ सदन पहुंचा है। ऐसे में पहले दिन से ही संदेश साफ है कि वो इस बार सरकार को मनमानी नहीं करने देंगे। साथ ही हर सांसद, हर पार्टी की आवाज संसद में गूंजेगी। मैं मुबारकबाद देता हूं सर आपको। मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप छोटी पार्टियों पर, ये ऐवान अपोजिशन और छोटी पार्टियों का भी है, हमको आप आवाज का मौका देंगे। इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है सर, इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है। अब बीजेपी स्टीम रोल नहीं कर पाएगी। सर हम नई पार्टी हैं और मैं अपने लोगों की आजाद आवाज हूं सर। मैं आपसे संरक्षण की अपील करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप संरक्षण करेंगे सर। और मैं आपसे आग्रह करता हूं सर, हमारे लोग बहुत बुरी हालात में हैं सर वहां, और अगर हमें मौका नहीं मिलेगा सर हम अपनी बात नहीं रख पाएंगे। तो आपसे संरक्षण की अपील और पुनः आपको बधाई और सभी सदस्यों को बधाई सर। 5 साल में बहुत अच्छा आपने काम किया, लेकिन 5 सालों में मैं तो कभी वेल में आती नहीं, लेकिन एक दुख की बात हुई कि हमारे सारे दोस्त यहाँ से 150 लोग जब सस्पेंड हुए तो हम सबको बहुत दुख हुआ सर। तो हमारी कोशिश रहेगी कि अगले 5 सालों में इस सस्पेंशन का आप ना सोचे, बातचीत हो सकती है। उधर स्पीकर चुने जाने के बाद ओम बिरला ने सदन में इमरजेंसी की निंदा की। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान किया था। स्पीकर के प्रस्ताव रखते ही पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुनर्विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। स्पीकर ओम बिरला ने इमरजेंसी के दौरान जान गंवाने वालों की याद में 2 मिनट का मौन रखने को कहा। सत्ता पक्ष के सांसदों ने मौन रखा, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष के सांसद हंगामा करते रहे। कांग्रेस सांसदों का आरोप था कि स्पीकर भाजपा का एजेंडा चला रही। मौन के बाद स्पीकर ने गुरुवार तक के लिए संसद को स्थगित कर दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आपातकाल की कड़ी निंदा की और इसे संविधान पर काला धब्बा बताया। एनडीए के सांसदों ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस से माफी की मांग की। बीजेपी सांसदों ने पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया और आपातकाल को देश का काला अध्याय बताया। आज भी उस काले दिन को देखकर शरीर सिहर उठता है। भविष्य में कोई भी संविधान को, लोकतंत्र को इस तरह कुचलने की कोशिश ना करे, उसके लिए हर साल भारतीय जनता पार्टी एक काला दिवस के रूप में इसको मनाती है। आज जो कांग्रेस पार्टी के लोग संविधान के खतरे की बात कर रहे हैं, तो संविधान तो 75 में खतरे में हुआ था जब देश में आपातकाल लागू कर दिया गया। सारे फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार थे जब्त हो गए। वहीं विपक्ष का आरोप है कि वो इमरजेंसी संविधान के तहत लगी थी, लेकिन पिछले 10 सालों से देश में मोदी सरकार ने अघोषित इमरजेंसी लगा रखी। अरे भाई, जनादेश आ चुका, वो इमरजेंसी तो लगी हुई थी संविधान के तहत। आपने जो इमरजेंसी लगा रखी किस संविधान के तहत लगा रखी? आज देश अघोषित इमरजेंसी में। ये तमाम बीजेपी के लोगों ने जो आज किया है वो दिखावा किया है। ऐसा नहीं कि केवल उस समय वही जेल गए हों। समाजवादी नेता और समाजवादी उस समय के जितने जनता पार्टी या तमाम नेताओं ने भी उस समय को देखा, लेकिन हम पीछे मुड़ के कितना देखें। आज भी देखा जाए तो इस देश में 10 साल से अघोषित आपातकाल है। आज प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है, तो अपनी कमियों को छिपाने के लिए ये प्रस्ताव लाया है। हालांकि संसद में हो रहा हंगामा साफ इशारा कर रहा है
कि 5 साल तक क्या क्या होगा, ये तो इसकी बानगी भर है। वहीं विपक्ष ने राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष चुनकर मोदी को सीधा चैलेंज दे दिया, क्योंकि 2024 में मोदी मैजिक को फीका करने का सबसे बड़ा श्रेय राहुल गांधी को जाता है। ऐसे में राहुल को मोदी के पैरेलल खड़ा कर देना साफ दर्शाता है कि इस बार सत्ता पक्ष को एक एक सवाल का जवाब देना ही होगा। तो सदन के भीतर एनडीए की पहली परीक्षा यानी कि स्पीकर का चुनाव, कैसे पास हुई सरकार और कैसे हुआ स्पीकर का चुनाव, वो आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से आज चुने गए ओम बिरला ध्वनि मत से दरअसल स्पीकर चुने गए। इसके अलावा उनको जो समर्थन मिला वो किन किन का, उनमें वाईएसआरसीपी जो वाईएसआर कांग्रेस है उसका भी समर्थन मिला। आप जानते हैं आंध्र की दोनों पार्टियां, नायडू तो साथ थे ही, वाईएसआरसीपी ने भी साथ दिया। रेड्डी ने समर्थन का ऐलान पहले ही कर दिया था कि हम समर्थन देंगे। ऐसे में आंध्र की दोनों पार्टियां साथ थी जो कि राज्य में एक दूसरे के विपरीत लड़ती हैं। नायडू के साथ साथ जगन मोहन रेड्डी का इस तरीके से समर्थन मिल गया और चुने गए ओम बिरला। लेकिन कल जब बात हो रही थी तो चुनाव की बात हो रही थी, ओम बिरला वर्सेस के सुरेश की बात हो रही थी। तब ऐन मौके पर स्पीकर के लिए वोटिंग आखिर क्यों नहीं हुई, यह भी समझना अहम हो जाता है कि आखिर क्या वजह रही इसके पीछे। तो देखिए सबसे बड़ी वजह, खास वजह यह रही कि विपक्ष ने वोटिंग की दरअसल मांग ही नहीं की। क्यों नहीं की मांग, अब ये समझ लीजिए। क्योंकि विपक्ष को यह मालूम था, आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो यकीनन ओम बिरला जीत जाएंगे, उनके जीत में कोई अवरोध किसी प्रकार का है नहीं, क्योंकि विपक्ष जानता था कि संख्या बल एनडीए के पक्ष में था। ओम बिरला का स्पीकर चुना जाना तय था। लेकिन ओम बिरला का स्पीकर चुना जाना इसलिए भी खास है इस बार क्योंकि उन्होंने इस चुनाव से अध्यक्ष बनकर 3 रिकॉर्ड एक साथ अपने नाम कर लिए हैं। यह भी अहम हो जाता है। देखिए कैसे यादगार बन गए ओम बिरला इतिहास के लिए भी। देखिए पहला, दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बने हैं 17वीं लोकसभा में और अब 18वीं लोकसभा में वो अध्यक्ष चुने गए हैं। दूसरा, लोकसभा अध्यक्ष रहते ही चुनाव जीते हैं, ये भी इनके पक्ष में जाता है। हालांकि इनसे पहले बलराम जाखड़ 9 सालों तक स्पीकर रहे थे, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया जब आज अपनी बात रखी। और उससे पहले 1970 से लेकर के 75 के दौरान गुरदयाल सिंह ढिल्लों जो लगातार 6 सालों तक स्पीकर रहे थे। तो इस लिहाज से ओम बिरला का ये दूसरा कीर्तिमान। और साथ ही एक और बड़ी बात यह कि उनका निर्वाचन हुआ है, दरअसल चुनाव की नौबत आन पड़ी, इसलिए भी अहम हो जाता है। तीसरी बात, नए और पुराने संसद भवन में संचालन हुआ है। अब नए संसद भवन में आप जानते हैं संचालन होता है, लेकिन यह अहम हो जाता है कि आखिर ओम बिरला जब सदन चलाएंगे तो आगे वो किस तरीके से सदन को लेकर परिभाषा रखेंगे नए दौर में देखा जाए तो, क्योंकि उनके ऊपर पिछली बार तमाम तरीके के आरोप लगे। तो 18वीं लोकसभा का अब संचालन नए भवन में होगा और इस तरह से 3 कीर्तिमान अध्यक्ष के तौर पर ओम बिरला के नाम जुड़ गए हैं। हालांकि बधाई देने के साथ साथ आज विपक्ष ने बार बार उनको ये याद दिलाया कि आपको अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है, आपके इशारे पर सदन चलना चाहिए, न कि सरकार के इशारे पर। यानी ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो सियासी लड़ाई की बस शुरुआत भर है। तो क्या टफ होने वाली है मोदी की परीक्षा? क्या राहुल अखिलेश की जोड़ी करेगी परेशान? जिस तरह से राहुल और अखिलेश की टीम मोदी टीम के खिलाफ बिसात बिछा रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि मोदी सरकार के लिए इस बार लोकसभा का रास्ता बहुत आसान नहीं होने वाला है। जिस तरह से 2014 और 2019 में मोदी की सरकार ने लगातार बिल पास किए, इस बार वो इतना आसान नहीं होगा। कई बिल ऐसे हैं जो फंस सकते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है इस बार का जनादेश। लोकसभा में बिल पास कराने का एक नियमावली है और उस नियमावली में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है बहुमत। जब भी कोई बिल आता है तो उसको कमेटियों में भी भेजा जाता है और सरकार कई बार कमेटियों में भेजती है और उसके बाद जब वहां से सिफारिशें आती हैं तो फिर पार्लियामेंट में रखी जाती है, राज्यसभा लोकसभा में वहां पास कराए जाते हैं और हर जगह बहुमत से ही बिल पास होते हैं। इसमें ये कहना कि सरकार अपनी मनमानी करके बिल पास करा सकती है तो ऐसा नहीं है। बहुमत ही वो ताकत है जो सरकार को अपने फैसले लागू करने की शक्ति देता है और अगर कोई बिल पास न हो तो वो सरकार के फिर विश्वास के साथ भी जोड़ा जा सकता है और सरकार की जो स्ट्रेंथ है उस पर असर पड़ता है। तो सारा जो दारोमदार होता है वो बहुमत पे होता है और सरकार अपने बिल या जो भी उनके सरकारी बिजनेस होते हैं वो बहुमत के आधार पे ही पास करा पाती है। कुछ बिल पास भी हो जाएंगे लेकिन इनमें लंबा समय लगेगा। अगर मोदी सरकार इन बिलों को 100 दिन की योजना में पेश करके पास कराने के बारे में सोच रही है तो इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। फिलहाल तो
वो 1 या 2 सेशन वेट करेंगे। इस दौरान कुछ राज्यों में चुनाव भी हो जाएंगे। ऐसे में बीजेपी को अपनी स्थिति भी पता चल जाएगी कि जो जनाधार उसने खोया है वह धीरे धीरे मिलना शुरू हुआ है या नहीं। वहीं विपक्ष ने साफ कर दिया कि 2024 के पहले सदन और 2024 के बाद के सदन में जमीन आसमान का फर्क है। सत्ता पक्ष को अपना रवैया बदलने की जरूरत है। अगर सहमति वो चाहते हैं तो सहमति सबकी बातें सुनने के बाद होती है। आज के बाद सत्ता पक्ष को ये संदेश मिलना चाहिए कि 2024 का पहला का सदन और 2024 के बाद का सदन में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ये एक परंपरा है, हमने विरोध तो नहीं किया, लेकिन एक परंपरा है कि चुनाव नहीं होना चाहिए। हमने ये भी दिखाया कि हम आपके सामने खड़े रहेंगे और हैं। बीजेपी को मालूम है कि इस बार वो गठबंधन धर्म में फंसी। ऐसे में सरकार चलाने की चुनौती के साथ साथ विपक्ष की मजबूती उन्हें मुश्किल में डाल सकती। वहीं राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाकर विपक्ष ने मास्टर स्ट्रोक चला, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल को कई शक्तियां और अधिकार मिल जाएंगे। साथ ही राहुल गांधी विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा है। ऐसे में वो मोदी सरकार पर हमेशा हमलावर रहेंगे, सरकार से सीधा सवाल करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि राहुल गांधी विपक्ष की बात मजबूती से सदन में रख सकेंगे, जिससे सदन में विपक्ष को मजबूती मिलेगी। क्योंकि 2024 के चुनाव ने राहुल को मोदी के पैरेलल लाकर खड़ा कर दिया है। वहीं वो गरीब, वंचित, बेरोजगारों की आवाज बनेंगे और उनका मुद्दा उठा सकेंगे। साथ ही सरकार की गलत नीतियों को सीधा चुनौती दे सकेंगे। इंडिया गठबंधन ने एनडीए को घेरने का पूरे 5 सालों का रोड मैप तैयार कर लिया है। क्या है वो रोड मैप, उसे जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। तो दरअसल तीसरे दिन जब स्पीकर का चुनाव हुआ तो जो कुछ तस्वीर लोकसभा से सामने आई उसने ही बता दिया कि ये 5 साल का प्लान है। इसी तरीके से प्लान तैयार है विपक्ष का सरकार को घेरने का। तो क्या क्या हो सकता है देखिए, हम आपको दिखाते हैं 5 सालों का प्लान क्या है। स्पीकर पर चुनाव करवाकर दलित हित का एजेंडा दरअसल सेट कर दिया है, ये दिखा दिया के सुरेश को खड़ा करके कांग्रेस ने। इसके अलावा दूसरी बात, 5 साल विपक्ष नहीं देगा कोई रियायत। इस मूड को भी बता दिया गया है विपक्ष की तरफ से कि सरकार अगर चाहती है कि अपने हिसाब से वो कोई भी बिल पास करवा लेगी तो इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा और हम दीवार बनकर खड़े रहेंगे। हमारे सवालों का जवाब सरकार को देना होगा। तीसरी बड़ी बात देखिए, बिल पास करने से पहले चर्चा का दबाव बनाएंगे। जो अक्सर कहा जाता था हो हंगामे की भेंट चढ़ गया संसद, और सही तरीके से ना विपक्ष बात रख पाया और ना ही हो हल्ला के बीच जो सरकार है वही अपनी बात सही तरीके से रख पाई। तो ऐसे में नुकसान होता है आम जनता का। देश को पता नहीं चलता कि आखिर किसी भी बिल को लाए जाने के पीछे क्या मकसद है या फिर इफ एंड बट्स उसके क्या हो सकते हैं। तो वो स्थिति अब दबाव के रूप में काम करेगी। चौथी बड़ी बात, संविधान की रक्षा करने का नैरेटिव जो इस चुनाव से पहले भी देखने को मिला, चुनाव में नतीजा भी देखने को मिला और इसके बाद भी ये लागू रहने वाला है, बता दिया गया है। 5वां, किसानों के एमएसपी का मुद्दा उठाएंगे। एमएसपी पर आपको पता है सरकार ने किसानों को लेकर के अभी हाल ही में ऐलान भी किया था, लेकिन इसके बावजूद ये मुद्दा गूंजेगा। 3 कानूनों के बाद वैसे भी मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई थी और ऐसे में इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से विपक्ष ने उठाया और सदन में विपक्ष किसानों की आय, एमएसपी को लेकर भी सरकार पर हमलावर रहेगी, यह बता दिया गया है। छठी बात, परिसीमन पर सरकार को घेरने का प्लान है। यह बहुत अहम हो जाता है जानना। दरअसल 2025 के बाद देश में नया परिसीमन लागू होगा। नए परिसीमन के बाद देश में लगभग 900, जी हां 900 नए सांसद हो सकते हैं, लेकिन 80% सीटें जो है, बड़ी बात यह कि उत्तर भारत से बढ़ेंगी। दक्षिण भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व उस अनुरूप नहीं बढ़ेगा। अब आप इसके मायने भी समझ सकते हैं और इसका पूरा विरोध विपक्ष करने की तैयारी में है। यानी विपक्ष हर मोर्चे पर सरकार को घेरने के लिए तैयार है और 5 साल तक वो सरकार को इन मुद्दों के साथ साथ कई और मुद्दों पर घेरती नजर